आपका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित टॉपिक के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में होती है। वहीं पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। आपने ये भी समझा कि पृथ्वी लघु तरंग विकिरण के रूप में जो सौर ऊर्जा को प्राप्त करती है उनमें से केवल 65 इकाई का ही वह अवशोषण कर पाती है और लगभग 35 इकाई का परावर्तन हो जाता है। और वहीं पृथ्वी जिस अनुपात में या जितनी मात्रा में सौर विकिरण को अवशोषित करती है उतनी ही मात्रा में वापस बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहना चाहिए। यानी ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के द्वारा लघु तरंग विकिरण के रूप में अवशोषित ऊष्मा या ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा का अनुपात या मात्रा एक समान होने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। ये बात अलग है कि आज मानव जनित गतिविधियों के कारण कहीं ना कहीं वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और इससे पृथ्वी जिस अनुपात में या जिस मात्रा में सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रही है उसी अनुपात या मात्रा में उसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित नहीं कर रही है, जिससे आज पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। आप इन सभी बातों को ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत समझने का प्रयास किए थे। हालांकि उस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य था कि आपको इतनी बातें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और कैसे ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहना चाहिए। जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक का अध्ययन करेंगे तब वहाँ आप ऊष्मा बजट में विसंगति के कारण को समझेंगे या यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि कर रहा है। आज का टॉपिक सूर्य ताप पर आधारित है, यानी पृथ्वी को लघु तरंग विकिरण के रूप में जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को ही सूर्य ताप कहते हैं। इस टॉपिक से मुख्य परीक्षा के स्तर पर एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। अब अगर इस टॉपिक में शॉर्ट नोट्स आता है, यानी इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हिंदी में सूर्य ताप भी कहते हैं, आप चाहें तो इसे इंसोलेशन भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल टर्म को अगर आप देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म को आवश्यकता नहीं है कि हर जगह आप उसे ट्रांसलेट करके जटिल बनाएं अपने आंसर को। अब देखिए यहाँ पर क्या समझना है कि यदि केवल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उस प्रश्न में आपको लगभग 150 वर्ड्स में आंसर लिखना हो, यानी टिप्पणी के रूप में आंसर लिखना हो, तो सबसे पहले सूर्य ताप को परिभाषित कर देना है। यहाँ परिभाषित का मतलब है, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया, कि जब कभी भी आप किसी टर्म को परिभाषित करें तो उस समय जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित कर दें, जिससे वो टर्म अपने आप में स्पष्ट हो जाए। तो पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को अगर सूर्य ताप कहते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ स्पष्ट कर देना है। उसके बाद टिप्पणी लिखते समय भी आपको सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करना है। हालांकि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक है सोलर कांस्टेंट, जिसे सौर स्थिरांक भी कहते हैं। हिंदी में आप इसे सोलर कांस्टेंट को सौर स्थिरांक के रूप में लिख सकते हैं। वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसका भी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा से संबंध होता है, ये भी एक फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य निर्मित जो एंगल होता है वह सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए जब आप सूर्य ताप पर अगर टिप्पणी लिखते हैं और कम से कम शब्दों में आपको आंसर लिखना है तो सोलर कांस्टेंट और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी ये दो फैक्टर की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम से कम हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, इसे स्पष्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद
कहीं ना कहीं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वायुमंडल में होने वाली प्रक्रिया से भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करता है, इस 2 पॉइंट को यहाँ क्लियर करना है। उसके बाद अंत में आप चाहें तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दिन और रात की अवधि जो होती है वो कैसे समय के साथ परिवर्तित होते रहता है और इसका पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा से क्या संबंध है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप एक एक करके समझ जाएंगे तो उसके आधार पर ही आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि पृथ्वी की सतह को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या उसके वितरण में स्थानिक विभिन्नता है या नहीं है, यानी सभी स्थानों पर समान रूप से सौर ऊर्जा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। और ठीक उसी प्रकार से अगर प्रश्न किया जाता है कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पे वर्ष भर सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती यानी कालिक विभिन्नता है, तो वह भी आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाला इस कंक्लूजन के स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन के रूप में पूछ दे कि सूर्य तप के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता को स्पष्ट करें। तो जब यह प्रश्न हो जाए तो समझ जाइए कि क्वेश्चन का डिमांड है कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो कंक्लूजन भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो इस फैक्टर को स्पष्ट करना है। टिप्पणी पूछे तो भी इस फैक्टर को ही मेन आंसर में हाईलाइट करना है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें तो क्वेश्चन पहले ही से स्पष्ट है, तो आपको इनके हर एक पॉइंट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देना है। ये ध्यान दीजिए इस सेम टॉपिक का आने वाले टॉपिक से संबंध है तापमान। तो जो यहाँ आप टॉपिक को समझेंगे उसे डिटेल में और बेहतर ढंग से आप तापमान के टॉपिक में यानी तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों और पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लिए ऊर्जा या ऊष्मा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है और पृथ्वी की ओर आने वाली सौर ऊर्जा यानी लघु तरंग सौर विकिरण को ही सूर्य तप कहते हैं। इसलिए पृथ्वी की सतह पर तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों में सूर्य तप सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। तो वह सभी फैक्टर जो सूर्य तप की मात्रा को यानी सतह को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करते हैं, वो कहीं ना कहीं तापमान को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होंगे। उसके बाद आपको तापमान टॉपिक में यह भी देखना है कि और वो कौन कौन से फैक्टर है या कारक हैं जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इंसोलेशन पर क्वेश्चन होगा तो हमें वहाँ यह स्पष्ट नहीं करना है कि सौर ऊर्जा का अवशोषण कैसे होता है, सौर ऊर्जा का परावर्तन कैसे होता है, बल्कि वहाँ हमें यह बताना है कि जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है उस सौर ऊर्जा की प्राप्ति में ये सारे फैक्टर कैसे एक दूसरे को यानी सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो चलिए पहले 1 बाय 1 टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा भी हमने कहा कि डेफिनेशन के लेवल पर अगर कहा जाए तो पृथ्वी को यदि सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो एक लाइन में यह यहाँ परिभाषा स्पष्ट हो जा रहा है कि पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग विकिरण को सूर्य तप या इंसोलेशन कहते हैं, यानी इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है।
तो यदि सूर्य तप पर टिप्पणी लिखना हो तो एक लाइन में आप अपनी बातों को कह सकते हैं कि इनसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ या तात्पर्य पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को ही इनसोलेशन या सूर्य तप कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि अब प्रश्न उठता है कि इंसोलेशन को निर्धारित करने वाले कारकों में कौन कौन से फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, तो पहला फैक्टर है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, ऊष्मागत की संकल्पना को स्पष्ट करते समय भी हमने यह क्लियर किया था कि यदि पृथ्वी के लिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है तो सूर्य पर हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होता है और हीलियम बनता है, और हीलियम के साथ सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो जहाँ हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है वह क्षेत्र डार्क स्पॉट में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो डार्क स्पॉट है इसे लोग सन स्पॉट भी कहते हैं, सौर धब्बा। और ये सौर धब्बा जो है, कह सकते हैं ना कि सौर धब्बा सूर्य के एक ऐसे स्पॉट या क्षेत्र को कहते हैं जहां हाइड्रोजन के नाभिकों का हीलियम में परिवर्तित होने के साथ सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा का निष्कासन होता है। यही जो सौर धब्बा है ये निर्धारित करता है कि पृथ्वी को लघु तरंग विकिरण के रूप में सौर ऊर्जा की प्राप्ति कितनी मात्रा में होगी। तो कह सकते हैं कि सौर धब्बा किसको निर्धारित करता है, सोलर कांस्टेंट को, क्योंकि जिस रेट से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है यानी सन स्पॉट बनता है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, वही डिसाइड करता है कि पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है वह लघु तरंग विकिरण के रूप में वह कितनी मात्रा में होती है। तो नाभिकीय संलयन का एक निश्चित दर होता है, और इस निश्चित दर के कारण जो वायुमंडल की बाह्य परतों को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भी लगभग कांस्टेंट रहता है। और अगर आपसे कहा जाए कि आखिरकार सौर स्थिरांक कहेंगे किसे, तो सौर स्थिरांक को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सौर स्थिरांक लगभग 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होता है। अब ये ध्यान दीजिए कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्र में 1 मिनट तक के समय में लगभग 1.94 कैलोरी जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सौर धब्बा में लगभग 11 या 21 वर्षों के अंतराल में परिवर्तन होता है, जिसे सौर धब्बा चक्र कहते हैं, सन स्पॉट साइकिल। तो यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि सन स्पॉट साइकिल क्या है, तो कहेंगे एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया है जिसको पूरा होने में 11 वर्ष या 21 वर्ष का समय लगता है, और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन का दर या तो बढ़ जाता है यानी अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई भी एक साइकिल पूरा होता है उसके बाद फिर से अगर वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रक्रिया के अंतर्गत यानी प्रोसेस के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन का दर एक समान हो। इसलिए यह कहा जाता है कि
सौर धब्बा चक्र में लगभग 11 से 21 वर्षों के अंतराल में परिवर्तन के कारण लगभग 2% सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक या कम होती है। किसे? पृथ्वी को। यानी कह सकते हैं कि जो ये 1.94 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति 1 मिनट के अंतर्गत 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में होता है, उसमें या तो 2% की वृद्धि हो सकती है या 2% की कमी हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि सौर धब्बा चक्र में परिवर्तन के कारण सौर स्थिरांक में जब परिवर्तन होगा तो पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसमें भी क्या होगा? 2% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यह एक लाइन में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सौर धब्बा चक्र में परिवर्तन से सौर स्थिरांक में परिवर्तन के कारण 2% आप कह सकते हैं प्लस या माइनस वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। किसमें? सौर ऊर्जा की मात्रा में। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यह जो परिवर्तन हो रहा है वह स्थानिक है या कालिक। तो इसे स्थानिक क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वायुमंडल की बाह्य परतों में जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसके क्षेत्र को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है। यानी किसी खास क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समय के साथ अगर सौर ऊर्जा की प्राप्ति जो हो रही है उसमें परिवर्तन नहीं होता तो कहते हैं कि सोलर कांस्टेंट फिक्स रहता है। लेकिन 11 से 21 वर्षों के अंतराल में अगर यह परिवर्तन हो रहा है तो यह एक प्रकार का कालिक परिवर्तन है। तो सबसे पहली बात क्या है कि एक तो परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है और साथ में परिवर्तन के कारण जो सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक या कम हो रही है वह 2% ही अधिक या कम हो रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा यानी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में सौर स्थिरांक एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। आप कोई पूछेगा कि क्यों कारक नहीं है तो उसके दोनों का आपको जवाब मिल गया। क्योंकि एक लंबे समय अवधि के बाद भी अगर सौर स्थिरांक में परिवर्तन होता भी है तो वह 2% के करीब होता है जो नगण्य है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह एक स्टेटमेंट फैक्टर है, इसलिए हमें जानना है। लेकिन ये भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना, किसी भी टॉपिक को समझना और उस टॉपिक को समझने के बाद उस पर नोट्स बनाना, यह एक अलग प्रक्रिया है। और किसी क्वेश्चन को पूछे जाने पर उस क्वेश्चन का जवाब देना एक अलग प्रक्रिया है। तो जब इंसोलेशन पर शॉर्ट नोट्स लिखना होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर को हम वहाँ सिर्फ मेंशन करें, कौन से फैक्टर को एक स्टेटमेंट के रूप में हम वहाँ लिख दें और कौन से फैक्टर को हम वहाँ स्पष्ट करें। तो कई बार आवश्यकता पड़ेगी तो आपको एक लाइन में ही लिखना है। यानी ये सब नहीं समझाना है कि सौर धब्बा चक्र किसे कहते हैं, सौर स्थिरांक किसे कहते हैं। बहुत हो सकता है तो आप लिख सकते हैं कि वायुमंडल की बाह्य परतों के इकाई क्षेत्र में एक निश्चित समय के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। लेकिन ये भी टिप्पणी लिखते समय आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ वर्ड मेंशन करना होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर यह एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर था पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी। अब समझिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है और यह परिक्रमण क्षैतिज तल पर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण के कारण कभी पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है तो कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। क्योंकि
अगर परिक्रमण का मार्ग इलिप्टिकल होगा, यानी इलिप्टिकल होने पर हमेशा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं रहेगी। तो इस परिक्रमण के कारण जब उपसौर की स्थिति आती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी में जब इन दोनों के मध्य निकटतम दूरी होती है तो उसे कहते हैं उपसौर, जिसे हिंदी में उपसौर और इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं। वहीं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तब उसे अपसौर कहते हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, जनवरी के समय यानी उपसौर की स्थिति होती है और जुलाई के समय अपसौर की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। इसे एपोहीलियन कहते हैं। अब यहां समझिएगा कि पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण के कारण जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो सीधी सी बात है उस समय पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है यानी अपसौर के समय पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होनी चाहिए। और इससे आप कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर ही 2 बार ऐसी स्थिति आती है जिस समय पृथ्वी को या तो सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक या कम होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर आपने क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं और एक वर्ष के अंतर्गत जो पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसे यहाँ ले रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का कालिक परिवर्तन है। लेकिन यह परिवर्तन लगभग 6% तक होता है, यानी 6% अधिक या कम हो सकता है। यानी जब उपसौर की स्थिति होती है तो पृथ्वी को 6% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जब अपसौर की स्थिति होती है तो कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस कॉन्सेप्ट को यानी स्टेटमेंट को आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में अगर परिक्रमण कर रही है तो यह वह स्थिति है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है, यानी पेरिहीलियन। और 3 जनवरी के समय ऐसी स्थिति आती है, इस समय पृथ्वी को 6% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वहीं जून के बाद जो जुलाई का समय है, अगर जुलाई के समय की बात करें तो इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, यह एपीहीलियन। 3 जुलाई का समय, इस समय 6% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण के कारण ही उपसौर के समय 6% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति और अपसौर के समय 6% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उपसौर और अपसौर सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता तो आप समझ सकते हैं जनवरी में जब पृथ्वी को सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है उस समय पूरी पृथ्वी पर गर्मी का मौसम होता, जबकि आप जानते हैं कि जनवरी का समय उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए ठंड का मौसम होता है। और वहीं जुलाई के समय की बात करें, जिस समय 6% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वहाँ उस समय कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी पे ठंड का मौसम होना चाहिए, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए जुलाई का समय गर्मी का मौसम होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण के कारण 6% सौर ऊर्जा की मात्रा जो अधिक या कम प्राप्ति होती है वह सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को
निर्धारित करने वाले कारकों में सौर स्थिरांक के कारण 11 या 21 वर्षों की समय अवधि के बाद 2% अधिक या कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी इसका नगण्य प्रभाव रहता है। इसी प्रकार 1 वर्ष के अंदर उपसौर या अपसौर के समय जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम या अधिक होती है वो भी 6% तक होता है, इसलिए इसका भी नगण्य प्रभाव होता है। इसलिए ये दोनों ही सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो देखिए, अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे आगे टेम्परेचर टॉपिक का जब आप अध्ययन करेंगे, यानी तापमान के नियंत्रक का अध्ययन करेंगे, तो इस पर फिर से आप विचार करेंगे। और ये टॉप वर्ड है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर इंसुलेशन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट को अपने आंसर में मेंशन ही नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे अन्य फैक्टर की तुलना में अधिक महत्व देने का। आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो पृथ्वी की सतह और सौर किरण यानी सौर किरणों के मध्य निर्मित कोण को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह को अगर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है और ये सूर्य के प्रकाश सतह की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर सतह और सन रेज या सौर किरणों के बीच जो एंगल बनता है इसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य की किरण सतह के लंबवत होती है तो ये एंगल 19 डिग्री का होता है, यानी लंबवत 90 डिग्री सतह के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। फिजिक्स के एंगल ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप फिजिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस का अध्ययन करेंगे तो अभिलंब रेखा के साथ जब कोई प्रकाश की किरण कोण बनाती है तो उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जबकि यहाँ पर सतह और सौर किरणों के मध्य निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब सूर्य की किरण सतह की ओर सीधे यानी 90 डिग्री के एंगल पर आपतित होगी तो ऐसी स्थिति में वह वायुमंडल में कम दूरी तय करते हुए सतह की ओर आएगी। अब इसे और बेहतर ढंग से समझना हो तो आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि वायुमंडल की बाहरी परत है और सूर्य का प्रकाश अब यहाँ परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद अगर सूर्य की किरणें सतह पर आ तो रही आपतित हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो ये सतह के साथ एंगल बन रहा है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपतन कोण में कमी आएगी, वैसे वैसे सूर्य की किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करते हुए सतह की ओर आना पड़ेगा। तो जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें लंबी दूरी तय करने के बाद सतह की ओर आएगी तो वायुमंडल में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन भी होता है, अवशोषण भी होता है और साथ में स्कैटरिंग प्रकीर्णन भी होता है, यही नहीं विसरण भी होता है। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण में कमी होने के कारण वायुमंडल में परावर्तन, प्रकीर्णन या विसरण की दर में वृद्धि होगी। और जब ये दर बढ़ता जाएगा तो सतह पर जब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, यानी
पृथ्वी की सतह को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी वह क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कह सकते हैं कि वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं का दर अधिक होने पर पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा में कमी आएगी। तो एक स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में पृथ्वी की सतह और सौर किरणों के मध्य निर्मित आपतन कोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि या आपतन कोण में कमी आने के कारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण और परावर्तन अधिक होने लगता है। या एक लाइन कम शब्दों में कहना हो तो वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं का प्रभाव अधिक होने से पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्यतप की मात्रा में कमी आती है। अब यह प्रश्न उठता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर सूर्यतप की मात्रा को निर्धारित करता है। यह तो स्पष्ट हो गया, लेकिन वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को निर्धारित करते हैं, यानी आपतन कोण को निर्धारित करने वाले जो कारक होंगे वह अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्यतप की मात्रा को भी निर्धारित करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यदि आपतन कोण को निर्धारित करने वाले कारकों की बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहला कारक है वह है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा फैक्टर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण। और तीसरा फैक्टर है दिन का समय, या कह सकते हैं पृथ्वी की घूर्णन, अर्थ का रोटेशन। समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। यदि प्रश्न करता है कि सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों का उदाहरण के साथ वर्णन करें, तो ये तीनों फैक्टर को आपको वन बाय वन स्पष्ट करते हुए एग्जाम्पल देना है। यदि प्रश्न करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से आप क्या समझते हैं, आपतन कोण से आप क्या समझते हैं, और यह किस प्रकार सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करता है, तो ये तीन फैक्टर को स्पष्ट करना होगा। सेम फैक्टर को आप आगे जब टेम्परेचर टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हुए, यानी इसको आधार बनाते हुए ही आपको वहाँ स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार पृथ्वी की सतह के तापमान को आपतन कोण निर्धारित करता है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हम सूर्य तप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यह देख रहे हैं कि पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है वो कहाँ अधिक होगी और कहाँ कम होगी। जब हम तापमान का अध्ययन करते हैं तो यह देखना होता है कि सूर्य तप का अवशोषण कहाँ अधिक मात्रा में हो रहा है, कहाँ कम मात्रा में हो रहा है। तो देखिए, अब फर्स्ट फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति। अगर इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान रखना है कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इस तरह की जो बेसिक बातें हैं इनको मैं आपके वैकल्पिक विषय की क्लास में भी डिस्कस करते चलूँ। इसके लिए हमने क्या किया कि लेक्चर को रिकॉर्ड करते समय स्पेशली जो है सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम और उसके अप्रोच को भी ध्यान में रखकर चलें कि एटलीस्ट कि जो लोग भी भूगोल वैकल्पिक विषय को तैयार कर रहे हैं उन्हें अलग से सामान्य अध्ययन के लिए भूगोल को तैयार करने की आवश्यकता ना पड़े।
इसलिए आपको जब टॉपिक प्रिपेयर करना है तो टॉपिक को समझने के लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फंडामेंटल से लेकर टॉपिक को एडवांस लेवल तक समझना है। और हाँ, टॉपिक समझने के बाद फिर ये देखना है कि समझे हुए टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर कैसे लिखना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि अक्षांश देशांतर किसे कहते हैं। अभी सिर्फ सूर्य तप के टॉपिक पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखते समय आपको कुछ ऐसे बताना है कि यदि इक्वेटर से 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री हम साउथ की ओर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह की ओर आती है, यानी जो आपतित होती है, वो तिरछी होती जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी जो है कि गोलाभ आकृति है। अगर पृथ्वी की गोलाभ आकृति नहीं होती, यानी पृथ्वी की गोलाभ आकृति यानी जियोइड शेप के कारण ही जब 0 डिग्री से या तो 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं तो आपतन कोण में कमी आती है, यानी सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है, जिससे सूर्य तप की मात्रा में भी कमी आती है। क्योंकि अभी आपने देखा कि जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी वहाँ वायुमंडल में वह कम दूरी तय करते हुए सतह की ओर आएगी, और जब वायुमंडल में वह कम दूरी तय करते हुए सतह की ओर आएगी तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा भी सौर ऊर्जा का अवशोषण या परावर्तन कम होगा। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटर के पास जहाँ सूर्य की किरण कम दूरी तय करके सतह पे आ रही है वहाँ पे सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ देखिए कि कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करते हुए सतह पर आना पड़ रहा है, और इस कारण से सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। सेम टॉपिक सेम स्टेटमेंट आगे जब बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर टॉपिक पे चले जाएगा, लेकिन जब सूर्य तप पर आंसर लिखना होगा तो यही स्टेटमेंट लिखना है। तो एक बात समझ में आ गया कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। यह हो गया स्थानिक विभिन्नता, और कारण क्या है? आपतन कोण में कमी आना। आपतन कोण में कमी आने का कारण क्या है? पृथ्वी की गोलाभ आकृति। अब ध्यान दीजिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण कहीं ना कहीं जो आपतन कोण है वो किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर एक समान नहीं रहता है। यानी कह सकते हैं कि न केवल पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है बल्कि वह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। तो जब यह स्थिति होती है, यानी जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, इक्विनॉक्स की स्थिति, ये स्थिति सितंबर के समय आती है। इसके बारे में भी आप आगे डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि इक्विनॉक्स से आप यानी विषुवों से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे यह एक ऐसी स्थिति है जिस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचती है, यानी जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की समीप होता है, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो इस स्थिति को कहते हैं शीत अयनांत यानी विंटर सॉल्स्टिस। अब यहां समझिए, विंटर सॉल्स्टिस के समय सूर्य की किरण कहाँ सीधी पड़ती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यानी इक्विनॉक्स से लेकर शीत अयनांत तक का जो समय होता है
उस समय तक सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ जाती हैं और इस समय मकर रेखा को अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है और इसका संबंध दिसंबर से है। वहीं जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचती है तो ऐसी स्थिति में फिर से सूर्य की सीधी किरणें यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वर्ष में 2 बार इक्विनॉक्स की स्थिति आती है। इसका संबंध मार्च से है। तो मार्च के समय जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो इस समय सौर ऊर्जा की प्राप्ति अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है। वहीं अगर पृथ्वी जब परिक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचती है, जब उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल सूर्य की ओर होता है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, ये ग्रीष्म अयनांत के समय जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तब उस समय अन्य समय की अपेक्षा कर्क रेखा को सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर सौर ऊर्जा की प्राप्ति एक समान नहीं होती है, क्योंकि किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इक्विनॉक्स के समय विषुवत रेखा पर, शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर, ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत होने के कारण इन अक्षांशों पर अन्य समय की अपेक्षा सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है। तो यहाँ क्या आपने समझा कि अगर आप ये कहते हैं कि विषुवत रेखा पर इक्विनॉक्स के समय अन्य समय की अपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये कौन सी विभिन्नता हुई? कालिक विभिन्नता, क्योंकि विषुवत रेखा को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और समय के साथ वहाँ सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति हो रही है उसके अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप ये कह रहे हैं कि कर्क रेखा पर ग्रीष्म अयनांत के समय और मकर रेखा पर शीत अयनांत के समय अन्य समय की अपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ये कौन सा हो गया? कालिक विभिन्नता। तो क्या स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य तप के वितरण में कालिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फैक्टर को देखिए कि अगर आपसे कहा जाए तो एक तरफ आपने ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वी, ये एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में ये पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण इक्विनॉक्स, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। तो ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत के साथ अगर इक्विनॉक्स की बात करें तो इक्विनॉक्स पर विषुव के समय विषुवत रेखा पर, ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर, शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर क्या होता है? सौर किरणों के लंबवत होने के कारण सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा कि सिनॉप्सिस बनाने का ये एडवांटेज है कि अगर आप इस तरह से अपना नोट्स बनाते हैं तो ऑन स्पॉट तुरंत आंसर लिख देंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण विषुव के समय विषुवत रेखा पर, ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर, शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर सौर किरण के लंबवत होने से अन्य समय की अपेक्षा सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। तो एक ही लाइन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप क्या कर पाएंगे?
अरेंज करके लिख पाएंगे। यही टिप्पणी लिखने का बेहतर तरीका होता है। अब आ जाइए, अर्थ के रोटेशन के कारण, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है, घूर्णन भी करती है, जिसके कारण ही सन का पोजीशन चेंज होते रहता है। तो जब सूर्योदय होता है, यानी ईस्ट में जब सूर्योदय के समय सन का पोजीशन जब चेंज करता है, तो ऐसे दोपहर के समय आने तक अगर आप इस स्थान पर हैं तो सौर किरण के तिरछेपन में कमी आती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होता है वैसे वैसे आपतन कोण में भी परिवर्तन होता है। और दोपहर के समय सौर किरण क्या हो जाती है, सीधी पड़ती है, लंबवत होती है। और वहीं दोपहर के बाद फिर सन का पोजीशन जब चेंज करता है, यानी जब पश्चिम में सूर्यास्त होता है, तो देखिए फिर से आपतन कोण में परिवर्तन होता जाता है। अब यहां समझिएगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी स्थान पर आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। सूर्योदय से लेकर दोपहर तक जहां पहले सौर किरण के तिरछेपन में कमी आ रही है और दोपहर के समय सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, वहीं दोपहर के बाद सूर्यास्त तक सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां प्रति इकाई क्षेत्र को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की जो मात्रा होगी वो भी सबसे अधिक होगी, क्योंकि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण और परावर्तन कम होगा, क्योंकि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां वो कम दूरी तय करते हुए सतह पर आएंगी। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की घूर्णन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण किसी भी स्थान पर आपतन कोण में दैनिक परिवर्तन होता है, जो सूर्य तप के कालिक विभिन्नता या दैनिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर आपने फैक्टर्स देखा कि अक्षांशीय स्थिति में परिवर्तन के साथ भी आपतन कोण में परिवर्तन होने के कारण किसी भी समय सभी अक्षांशों को सौर ऊर्जा की प्राप्ति एक समान नहीं होती है। साथ में आपने ये भी देखा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण भी किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। इसलिए वहाँ आप कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर वर्ष भर सूर्य तप की प्राप्ति एक समान नहीं होती। यहाँ तक कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी किसी भी स्थान पर आपतन कोण एक समान नहीं रहता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आपतन कोण में दैनिक परिवर्तन के साथ साथ सूर्य तप की जो प्राप्ति होती है उसमें भी दैनिक परिवर्तन या विभिन्नता देखने को मिलती है। अब यहाँ एक लास्ट पॉइंट है जिसका आपतन कोण से संबंध नहीं है, वह है दिन और रात की अवधि। इसके बारे में भी आप डिटेल में आगे इस टॉपिक को समझेंगे। टेम्परेचर टॉपिक को प्रिपेयर करते समय यह बेसिकली इंसोलेशन एक टॉपिक है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रीज होंगे, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। और जो प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे उन्हीं का आंसर खोजने के लिए आपको आगे टॉपिक में जाना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं होती, यानी कुछ इस प्रकार से होती, तो सभी जगह सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि एक समान होती, क्योंकि
अगर ये सोलर सर्किल है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है वहाँ तक के स्थानों को मिलाने वाली वृत्ताकार रेखा को सोलर सर्किल या सौर वृत्त भी कहते हैं। तो सोचिए, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, इसलिए यह सोलर सर्किल है। और अगर ये सोलर सर्किल की बात करें तो 360 डिग्री की दूरी को तय करने में, अगर पृथ्वी को यानी रोटेशन को पूरा करने में पृथ्वी को अगर 24 घंटे का समय लगता है, तो 180 डिग्री की रोटेशन को पूरा करने में 12 घंटे का समय लगेगा। तो इमेजिन कीजिए कि यह जो एक 90 डिग्री का क्षेत्र जो सामने दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पीछे भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सभी 90 डिग्री होता, सभी जगह, यानी पृथ्वी का 180 डिग्री का जो भाग है देशांतरीय क्षेत्र, अगर सूर्य के सामने होगा तो उसे पीछे जाने में 180 डिग्री देशांतरीय क्षेत्र को वापस पीछे जाने में 12 घंटे का समय लगेगा। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। ऐसा कब होता? जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई नहीं होती, बल्कि जहाँ सोलर सर्किल है वहीं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है। यानी सौरवृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अगर एक समान होती तो सभी जगह दिन और रात की अवधि एक समान होती है। लेकिन यहाँ देखिए, पृथ्वी अपने वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। इसी कारण 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की बात करें, ये झुकाव है। अब ध्यान दीजिए, केवल इस डायग्राम को उदाहरण के तौर पर समझिए कि यदि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से की ओर है, यानी सूर्य की ओर इसका झुकाव अधिक है, तो ये कौन सी स्थिति होगी? शीत अयनांत। यानी ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? दिसंबर के समय। अब इसके पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था। आप सोचिए, शीत अयनांत के समय की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए ठंड का मौसम है। तो अब समझिए कि ऐसी स्थिति में यह जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, आर्कटिक सर्किल, इसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, अंटार्कटिक सर्किल, इसके बाद का क्षेत्र कभी भी सूर्य के पीछे नहीं जा पा रहा है। तो शीत अयनांत के समय अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो देखिए, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिक समय तक अंधेरा रहेगा, यानी रात का समय रहेगा, क्योंकि ये सोलर सर्किल के किधर है? पीछे है। और वहीं अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की ओर आएँ तो यहाँ पर देखिए, यह वह क्षेत्र है जो अधिक समय तक सूर्य के सामने रहेगा। इसलिए अगर कहा जाए कि शीत ऋतु हो, तो शीत ऋतु के समय अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, रात की अवधि क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और वहीं अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, समर की बात करें, और 0 डिग्री से यदि हम 90 डिग्री नॉर्थ की ओर जाएं या साउथ की ओर जाएं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस पॉइंट को आगे आप डिटेल में समझेंगे। यहाँ बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि यदि हम इस डायग्राम को ही उदाहरण के रूप में लें तो जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर रात की अवधि बढ़ने के कारण सौर ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने के कारण सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं आप इससे कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण किसी भी अक्षांश पर दिन और रात की अवधि एक समान नहीं होती है। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो किसी भी अक्षांश पर दिन की अवधि अधिक होने के कारण वहाँ अधिक समय तक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो
गर्मी के समय सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या बन गया? वहाँ दिन की अवधि का ठंड की अपेक्षा अधिक होना। तो ये भी एक पॉइंट था, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। इन सारी बातों को अगर आपने समझा तो समझने के बाद आप चाहें तो सूर्य तप पर अगर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए तो यदि मैं यही क्लास लेता तो मैं ये पॉइंट को आपको डिक्टेट करा देता। अब यही पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आपको देखना है कि आप जो अभी समझे हैं, तो पहले क्या कीजिए, समझी हुई बातों को पहले अपना एक सिनॉप्सिस बना लीजिए, नोट्स। सिनॉप्सिस में डायग्राम वगैरह के साथ डायग्राम का मैक्सिमम यूज कीजिए, और उस सिनॉप्सिस को बनाने के बाद उससे पहले क्या कीजिए, लैंग्वेज देने का कोशिश कीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले भी क्लियर किया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे प्रश्न किया जाता है कि सूर्य तप पर टिप्पणी लिखें या सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। 2 क्वेश्चन का यहाँ आंसर है। तो देखिए, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त इस न्यून ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व, पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं जलवायु का अपरिवाह होता है। अब ध्यान दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन है। इनमें से अगर आपको टिप्पणी लिखना है तो यह लाइन एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो हमने अभी आपको बताया कि सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद अन्य चीज़ें, ये भूमिका बनाने वाली बात है। भूमिका बनाने की आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, सीधे रहेगा। तो सीधे आपको डिफाइन करना है और आंसर पे आना है। अब देखिए, वायुमंडल की बाहरी परत पर प्राप्त स्थिर सौर ऊर्जा अर्थात सौर स्थिरांक में सामान्यतः 11 वर्ष के अंतराल पर, जैसा भी हमने बताया था कि 11 वर्ष के या उसके बाद 21 वर्षों के अंतराल पर सौर धब्बा में होने वाले परिवर्तन से पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य तप में नगण्य या 2 या 3% का परिवर्तन होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इसको सॉर्ट करना है, तो यह वर्ड आपके आंसर में होनी चाहिए कि सौर स्थिरांक में सामान्यतः 11 से 21 वर्षों के अंतराल पर होने वाले परिवर्तन के कारण पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो नगण्य होता है, यानी 2 से 3% कम और अधिक प्राप्ति होती है। यानी इसमें से कौन से लाइन को हटा सकते हैं? इस लाइन को आप चाहें तो अपने आंसर को छोटा करने के लिए हटा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पृथ्वी के इसी प्रकार पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण के कारण सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी यानी अपसौर और निकटतम दूरी उपसौर के समय पृथ्वी को 6% कम या अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस समय क्या कीजिएगा, डायग्राम कोशिश कीजिएगा बनाने का। एक ही डायग्राम के द्वारा आप पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार मार्ग को स्पष्ट कर देंगे, और अगर इसे छोटा करना हो तो इस लाइन को आप हटा सकते हैं। सूर्य की से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर और उपसौर भी लिखेंगे तो आंसर पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। इसे भी एक्सप्लेन किया भी हमने। अब देखिए, वायुमंडल में होने वाली प्रक्रिया में प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषण एवं परावर्तन के कारण, तो आप चाहें तो ये टेक्निकल 2 वर्ड हटा सकते हैं और सीधा कह सकते हैं वायुमंडल में अवशोषण एवं परावर्तन के कारण पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप पर प्रभाव पड़ता है, जिसका संबंध आपतन कोण से है। तो देखिए, तो कह सकते हैं इस लाइन को अगर एक्सप्लेन करना है तो वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं अर्थात अवशोषण और परावर्तन के कारण पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका आपतन कोण से संबंध है। उस लाइन को कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि आपतन कोण में कमी के साथ
सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि के कारण जब सौर विकिरण वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, तो जैसा अभी हमने स्पष्ट किया था कि जब आपतन कोण में कमी आती है तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और वायुमंडल में वो अधिक दूरी तय करते हुए आती है, तब वायुमंडलीय प्रक्रिया का प्रभाव अधिक होने के कारण पृथ्वी की सतह को कम सूर्यतप की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से अगर आप चाहें अपने आंसर को छोटा करना है तो इस लाइन को हटा सकते हैं और सिर्फ इस लाइन के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से किस प्रकार वायुमंडल में होने वाली प्रक्रिया का संबंध होता है। अब देखिए, लेकिन इधर जो पॉइंट दिया गया है इसे स्पष्ट करना आपके लिए आवश्यक है कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आपतन कोण, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर स्थिरांक एवं वायुमंडल में से संबंधित प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये लाइन कहाँ पर जाएगा, पहले मेंशन करना होगा। उसके बाद कौन से फैक्टर को लिखेंगे, तो उसके बाद आप आपतन कोण, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो सौर स्थिरांक, तो ये जो पॉइंट है जैसा अभी मेंशन किया इससे आप लिख सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है तो आप पहला लाइन लिखेंगे कि पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। उसका सीधा इस पॉइंट पर आ जाएंगे और इस पॉइंट पर आकर फिर एक्सप्लेन किसे करेंगे, फिर इस पॉइंट पर आकर इससे एक्सप्लेन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और वायुमंडलीय प्रक्रिया, यानी इसे चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, सोलर कांस्टेंट और पृथ्वी से सूर्य की दूरी को। अब देखिए, जिसे इलैबोरेट करना है वो ये पॉइंट है, सूर्य के वितरण में, सूर्य तप के वितरण में पृथ्वी की सतह और सौर विकिरण के मध्य बना आपतन कोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त सौर ऊर्जा से समानुपातिक संबंध होता है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है, वहाँ प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी अधिक होती है। यानी सौर ऊर्जा की प्राप्ति का आपतन कोण से सीधा संबंध हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आपतन कोण कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा भी कम होती जाएगी। अब देखिए, इस लाइन को स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। इस आपतन कोण पर अक्षांशीय स्थिति, ऋतु एवं दिन की अवधि में सहसंबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को कैसे स्पष्ट करेंगे कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी आती है, जिससे सूर्य तप की मात्रा भी कम होती जाती है। यहाँ चाहें तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दिन की अवधि अधिक होने पर सूर्य तप की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए, यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, यह जो लाइन है पैराग्राफ, इसे ही आपको स्पष्ट करना है। कैसे स्पष्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपतन कोण में कमी के साथ प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण विषुवत के समय विषुवत रेखा पर, ग्रीष्मायनांत के समय कर्क रेखा पर, शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर सौर किरणों के लंबवत होने से अन्य समय की अपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन के कारण किसी भी स्थान पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपतन कोण एक समान नहीं होता है, इसलिए सूर्य तप की मात्रा में भी दैनिक परिवर्तन या दैनिक विभिन्नता होती है और दोपहर के समय सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। चौथा पॉइंट के बाद अगर अगले पॉइंट पे आएंगे तो चौथे पॉइंट में कहेंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि एक समान नहीं होती है। ग्रीष्मायनांत के समय उत्तरी गोलार्ध को और शीत अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध को सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय वहाँ दिन की अवधि अधिक होती है। इतनी बातों को वहाँ स्पष्ट कर सकते हैं जो इसके पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि इस प्रकार आपतन कोण, यानी कह सकते हैं इस प्रकार सूर्य तप की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों में आपतन कोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है और कहीं ना कहीं सूर्य तप के वितरण में
स्थानिक और कालिक विभिन्नता होने के कारण ही आज पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता है। यानी जो स्टेट टॉपिक में यहाँ पर जो आप कंक्लूड करेंगे वही नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। यानी नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा में स्थानिक और कालिक विभिन्नता ही तापमान के वितरण में स्थानिक और कालिक विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि पृथ्वी के लिए ऊष्मा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। तो आज के डिस्कशन से आपको यह क्लियर हुआ होगा कि इंसोलेशन टॉपिक को समझते समय हमें कहीं ना कहीं जहाँ तक संभव हो उसे बेहतर ढंग से समझना है और उसे समझने के बाद एक अपना सिनॉप्सिस फॉर्म में नोट्स बना लेना है। फिर उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार आपको अपने आंसर को यानी उस समझ को ध्यान में रखते हुए आधार बनाते हुए आंसर लिखने का प्रयास करना है। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपके कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे उनका ही आंसर आगे खोजना है। और ऐसा करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तैयारी करते समय कई स्टेप में आपको टॉपिक तैयार करना है। तो जब एक बार क्लाइमेटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे तो उससे संबंधित जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उनको भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे आप अपनी समझ और के आधार पर ऑन स्पॉट आंसर लिख पाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।